नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नाना क्लासेज में। दोस्तों, आज से अपने एक नई मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं। रीट लेवल 2 के लिए साइंस मैथ है। ठीक है, जितने भी टॉपिक है उसमें कौन कौन से मोस्ट टॉपिक है जिसमें हर बार प्रश्न आते ही हैं, या उसमें जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हालांकि थ्योरी अपने अच्छी तरह से पढ़ रखी होगी, फिर भी अपने थोड़ा बहुत इसमें जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से प्रश्न बनते हैं टॉपिक वाइज। देखो, आज का टॉपिक अपना रहेगा परमाणु और अणु। ठीक है, परमाणु और अणु क्या होते हैं और इसकी खोज कैसे हुई। ठीक है, इनसे प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। मेन अपना टारगेट रहता है कि प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक है, खोज कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये इसका कोई मतलब नहीं है। अपने को प्रश्न चाहिए कि एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, हर फर्स्ट जो टॉपिक आपका उसमें दे रखा है परमाणु और अणु है, मोल संकल्पना है, रासायनिक सूत्र है और परमाणु संरचना है। चार टॉपिक है। आज अपने इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि परमाणु और अणु इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद मोल संकल्पना जो पिछली बार प्रश्न आया था, इससे भी आया था, और रासायनिक सूत्र से भी आया था, और परमाणु संरचना से बोर वाला आ गया। ठीक है, तीनों से प्रश्न आए थे। ठीक है, और परमाणु अणु से हो सकता है अब की बार प्रश्न आ जाए आपके। देखिए, अगर प्रश्न आएगा तो कैसा आएगा। जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं यहाँ पर आरबीसी, याद रखना, आरबीसी और एनसीईआरटी। ठीक है, ये बेस्ट होंगे। एनसीईआरटी और आरबीसी बुक से ये टॉपिक उठाए गए हैं, और वहां से क्वेश्चन दे रखे हैं किस प्रकार के बन सकते हैं। ठीक है, वहां से लगभग आते हैं प्रश्न आपके। एक दो टॉपिक है, हालांकि बायो वाले आपके 11th 12th से पिछली बार आ गए थे क्वेश्चन, और इसके अलावा केमिस्ट्री से है और फिजिक्स से जो प्रश्न आए थे 11th और 9th और 10th से ही जुड़े हुए थे। चलिए, आज अपन करेंगे परमाणु और अणु क्या होता है। देखो, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और कहाँ से। देखो, इसमें एक दार्शनिक थे महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम इन्होंने बताया था। डायरेक्ट आप थोड़ा याद रख सकते हो कि महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में सर्वप्रथम बताया था। 500 ईसा पूर्व इन्होंने कह दिया था कि ऐसा पदार्थ में क्या होता है, ऐसा कण होता है, यानी कि पदार्थ ऐसे ऐसे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अगर विभाजित करते जाए, एक मोटा कण है उसको विभाजित करते जाओ, अंत में जाकर छोटा छोटा कणों में विभाजित हो जाता है। और ऐसा कंडीशन लास्ट में प्राप्त होगी जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको क्या क्या कह दिया, परमाणु कह दिया। यानी कि ये महर्षि कणाद थे, डेमोक्रेट्स थे, ये आते हैं वैज्ञानिक, ये दार्शनिक थे। कह तो दिया दार्शनिक थे, परंतु अभी तक इनको वैज्ञानिक आधार प्राप्त नहीं हुआ था कि वैज्ञानिकता के आधार पर इस चीज को सिद्ध नहीं किया गया था कि वास्तव में द्रव्य होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, इसमें परमाणु होते हैं नहीं होते, या परमाणु से मिलकर बने होते हैं नहीं होते। ठीक है, इसके बाद दार्शनिक डेमोक्रेट्स है, इन्होंने बताया था कि जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और यौगिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद डेमोक्रेट्स थे और ल्यूसिफस थे, इन्होंने क्या कह दिया था, इनको नाम दे दिया था कि जो अविभाज्य कण है, इनको इन्होंने कह दिया कि भाई ये ओटम है ये। ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया था कि ओटम है ये। ओटम का मतलब इन्होंने एक दिया था कि ए फॉर, इन्होंने कह दिया कि कैन नोट है, कैन नोट। अपने वही करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फालतू की माथापड़ी अपनी नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अपने को प्रश्न चाहिए कि एग्जाम में प्रश्न आएगा नहीं आएगा। ज्ञान नहीं चाहिए अपने को, ज्ञान की जरूरत नहीं है, प्रश्न चाहिए अपने को एग्जाम में कौन से आएंगे, उसकी ही चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। और लगातार आपको जो वीडियो मिलेगी, ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक अपने करते जाएंगे, और साथ में इनके जो प्रश्न बनेंगे, जितने भी टॉपिक आपके हैं ये कंप्लीट होने के बाद इनके जो प्रश्न बनेंगे 100 150, वो भी अपने एक एक या दो वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए, इसमें देखिए, इन्होंने नाम दिया था डेमोक्रेट्स और ल्यूसिफस ने क्या कह दिया, एक का इन्होंने कह दिया कि भी एक कैन नॉट है, और टॉम का नाम दे दिया, टॉम का नाम इन्होंने क्या कह दिया, कट, कैन नॉट कट। एक पदार्थ का अंत में एक ऐसा सूक्ष्म कण प्राप्त हो जाएगा जिसको आगे काटा नहीं जा सकता, और इन्होंने यहाँ से उत्पत्ति दे दी कि परमाणु है ये, इसका नाम क्या दे दिया, परमाणु ना दे दिया। साथ में याद रखना, परमाणु है एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक शब्द है, याद रखना। नॉर्मली प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि आपके तो नहीं आएगा, कई एग्जाम में पूछ सकते हैं कि परमाणु किस प्रकार का शब्द है, कई बार पूछ लेते हैं अभी ये किस प्रकार का शब्द है, तो ग्रीक शब्द है, याद रखना थोड़ा। ठीक है, इस प्रकार का ग्रीक शब्द है। परंतु जब 1800 शताब्दी चल रही थी, जब इन्होंने की थी 1800 शताब्दी
आसपास तक इनकी कोई परख नहीं हुई थी कि परमाणु वास्तव में पदार्थ जो बना होता है परमाणु से मिलकर बना होता है या द्रव्य बना होता है परमाणु से मिलकर बना होता है या नहीं होता। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं की थी, परंतु 18वीं शताब्दी तक अंत तक कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसमें रुचि ली कि वास्तव में जाने तो सही कि परमाणु होता क्या है, क्या वास्तव में पदार्थ है या द्रव्य है जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अंत तक इन्होंने थोड़ी बहुत इसमें खोज की थी। इस दौरान क्या हुआ था, दो वैज्ञानिक आए थे, आंतवा एल लवाजी और जोसेफ प्राउस्ट। यहाँ से आपके प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, दो वैज्ञानिक आए थे, कौन कौन थे, दो वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने एक नियम दिया था रासायनिक संयोजन के नियम, दो महत्वपूर्ण नियम दिए थे कौन से, लवाजी और प्राउस्ट ने। लवाजिया लवाजिया था और था प्राउस्ट। ठीक है, प्राउस्ट था। इन्होंने नियम दिए थे, कौन कौन से नियम दिए थे, देखो इसमें आंतवाइल लवाजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। यहां से प्रश्न आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम किसके द्वारा दिए गए थे। शुरू में परमाणु की इस चीज को समझाने के लिए लवाजी और जोसेफ एल प्राउस्ट था, इन्होंने दो नियम दिए थे, कौन कौन से है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और स्थिर अनुपात का नियम है। इनको कहा था कि रासायनिक संयोजन के आधार पर दो बनते हैं अभी, एक द्रव्यमान संरक्षण है, एक स्थिर अनुपात का नियम है। देखो इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को इन्होंने इस प्रकार समझाने की कोशिश की। ठीक है, इसमें देखो इन्होंने कहा कि एक फ्लास्क ले लो कांच का, ठीक है, उसके अंदर, इससे पहले देखो, इससे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, इसको क्या करो 10 ml, इनका 10 ml पानी में लेकर या कोई विलयन में लेकर इनको घोल लो, दोनों को घोल लिया। घोलने के बाद क्या किया, इस फ्लास्क में डाल दिया सोडियम सल्फेट डाल दिया और ये परखनली थी एक, ठीक है, परखनली में इन्होंने कहा कि कैल्शियम क्लोराइड डाल दो। किस प्रकार, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर परखनली डाल दी, इसमें था कैल्शियम क्लोराइड और फ्लास्क में क्या था, सोडियम सल्फेट था। फिर यहाँ से ढक लगा दिया, कोरक लगा दी, कोरक बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, कोरक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरक बोलते हैं। ये लगा दिया भाई, कोरक लगा दिया। फिर इनको तोला, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ रहे हैं तो इसके तहत इनको तोला, 300.23 ग्राम का हुआ और फिर इनको हिला दिया इस प्रकार। हिलाने के बाद क्या हुआ, तो कैल्शियम क्लोराइड है सोडियम सल्फेट के साथ मिल गया। मिलने के बाद एक रासायनिक क्रिया होती है, क्या होती है, रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया होती है तो जो इसका कलर है, कलर क्या हो गया, व्हाइट कलर हो गया और क्या निर्माण हो गया, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण हो गया यहाँ पर। परंतु यहाँ पर जांच किसकी हो रही थी, द्रव्यमान संरक्षण की जांच हो रही थी। उसके बाद इन्होंने तोला कि 300.23 ग्राम ही है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो तोला गया था वो, और दोबारा उसके बाद जो दोनों विलियन को मिला दिया गया उसके बाद तोला गया, तो यहाँ पर इसका मान समान प्राप्त हुआ। तो इस नियम से अपने को पास क्या निकल कर आ रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान द्रव्यमान जो होता है उसका न तो सृजन किया जा सकता है और नए विनाश किया जा सकता है, न तो सृजन किया जा सकता है और नए विनाश किया जा सकता है, अर्थात विकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लवाजिए और जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि दो नियम है, आगे चलकर डाल्टन इस नियम का इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने परमाणु सिद्धांत देते हैं इसे। ठीक है, देखो इसमें आगे देखो, इसमें अब देखो इसको समझने की अगर कोशिश करें अपने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। अगर मैं मानूं कि कार्बन और ऑक्सीजन है, इनको मिला दिया तो अपने को पता है कि क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, इसका भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसका परमाणु भार कितना आ गया, 44 आ गया अपने पास, कितना आ गया, 44 आ गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर परमाणु भार ज्ञात करें या द्रव्यमान ज्ञात करें इसका टोटल, वही हो जाएगा 6, कार्बन 6 क्रमांक है, इसका द्रव्यमान 12 होता है, कितना होता है 12,
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका परमाणु भार एक अणु का कितना होगा 16, दो अणु का हो जाए 32। अब इनको जोड़ो कितना होगा 44। इसका मतलब ये हुआ अलग अलग कोई पदार्थ लिया और दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद जो पदार्थ बना उनका टोटल द्रव्यमान और अलग अलग पदार्थों का द्रव्यमान कितना आता है बराबर आता है। इसका मतलब ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है स्थिर अनुपात का नियम। देखो स्थिर अनुपात का नियम क्या है, स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम या जिसको बोल देते हैं निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। निश्चित अनुपात का नियम स्थिर कह दिया या निश्चित कह दिया। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी यौगिक है दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात रहता है स्थिर रहता है, या दो या दो से अधिक यौगिकों को मिला दिया जाए एक नया यौगिक बनता है, परंतु जो मिलाए गए यौगिक है उनका जो निश्चित अनुपात था वो इनका रहेगा। कैसे, देखो इसमें जैसे जल है H2+O है, क्या निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, ठीक है। अब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, देखो यहां से हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, टोटल द्रव्यमान कितना हो गया 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8 है, टोटल द्रव्यमान कितना हो गया 16 हो गया। 2:16, तो इसको करेंगे तो 1:8 करेंगे, चाहे कितने भी अणु मिला दो यहाँ पर। अगर मैं बोल दूं कि 10 अणु मेरे पास कितने किसके हैं, जल के हैं, तो इसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ज्ञात करो, तो कैसे करोगे, वही रहेगा। अगर 10 अणु है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु भार कितना आ गया 2, 2 × 20, 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक है, इसका भार कितना 16, 16 × 10 कितना हो जाएगा 160, 0 से 0 कट गया, इसका अनुपात 11 करेंगे तो वही कितना आ जाएगा 1:8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिले और मिलकर जो अणु बनाते हैं, जो पदार्थ नया यौगिक बनाते हैं, द्रव्य बनाते हैं, उनका जो निश्चित अनुपात क्या रहता है बराबर रहता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, जल है जैसे अगर आप अपने घर से प्राप्त करो जल, चाहे नहर से प्राप्त करो, चाहे तालाब से प्राप्त करो, चाहे समुद्र से प्राप्त करो, जल का जो अणु है उसमें जो द्रव्यमान रहेगा वो हमेशा अनुपात क्या आ जाएगा निश्चित आएगा। तो इसे क्या कहा निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम कह दिया, ठीक है। जैसे अमोनिया की बात करें, देखो अमोनिया है, देखो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताओ भी कितना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताओ कितना है। तो नाइट्रोजन कितना परमाणु क्रमांक, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कम से कम आपको तत्व जो है सारणी आवर्त सारणी में 30 तक याद करने हैं, 30 तक याद कर लेना आप, ठीक है। 30 तक आएगा तो लगभग मेन मेन इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखो नाइट्रोजन कितने क्रमांक पर है 7 नंबर तो इसका परमाणु भार कितना होता है टोटल द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन 1 पर आता है तो इसका 3 हो गया, तो इसका जो अनुपात निकल के आएगा 14 अनुपात कितना आएगा 3 आएगा अमोनिया का। याद रखना 14:3 किसका होता है अमोनिया होता है। इसके अलावा जो अन्य अगर पदार्थों का द्रव्यमान ज्ञात करें तो इस प्रकार उनका निश्चित ही आएगा, ठीक है। अमोनिया के चाहे 4 अणु ले लो, 5 ले लो, 20 ले लो, ठीक है। चाहे जयपुर में इसको अनुपात निकालो, चाहे जोधपुर में निकालो, कोई भी स्थान योगी कुछ भी चेंज कर लो, तो इसका अनुपात कितना रहेगा समान ही रहने वाला है, ठीक है। इन उदाहरणों से क्या हुआ इस नियम की व्याख्या होती है। और एक वैज्ञानिक थे प्राउस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था शुरू में लवाजी और प्राउस्ट ने क्या कहा कि इस प्रकार से व्यक्त किया गया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। इसने कहा प्राउस्ट ने कहा था। और उसके बाद ये तो नियम दे दिए थे, इसके बाद इनका भी एक बड़ा वैज्ञानिक आता है, इनसे भी कुछ नया करने की कोशिश करता है। कौन आता है डाल्टन आता है। कौन है डाल्टन, ठीक है।
डाल्टन भाई साहब आ गए भी। अब डाल्टन क्या बताएंगे, कौन थे डाल्टन? डाल्टन थे, इनका जन्म जो हुआ था 1766 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। और 12 वर्ष की आयु में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था भाई साहब। देखो इतना इनका दिमाग तेज था। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, 12 वर्ष की आयु है तो फोन में लगे रहते हैं, परंतु डाल्टन देखो इतना तगड़ा दिमाग था इन्होंने इनका, कि 12 वर्ष की आयु में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और 7 वर्ष के बाद ये उस स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे, यानी कि 19 वर्ष के। देखो एक बार तो मेरे को भी मजाक लगा, कैसा हो सकता है ग्रिल में 12 वर्ष की आयु में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और 7 वर्ष पश्चात क्या कर दिया इन्होंने, एक प्रिंसिपल बन गए। और उसके बाद वो मैनचेस्टर मैनचेस्टर चले जाते हैं, वहां पर रासायनिक है, भौतिक है, गणित पढ़ाते हैं। ठीक है। और वहां पर उन्होंने परमाणु सिद्धांत पर खोज भी की थी, परमाणु सिद्धांत पर उन्होंने साथ साथ में इन्होंने खोज भी करते गए। ठीक है। देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, सूक्ष्म कणों से बने होती है। जिन्होंने उनको परमाणु का, इन्होंने भी इनको परमाणु का, जो पूर्व में दार्शनिक थे इनकी खोज की गई थी, उन्हीं खोज पर डाल्टन ने प्रकाश डालने का कोशिश किया कि वास्तव में उन्होंने कहा कि ठीक है कि सही है या गलत है। तो इसी के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत। ठीक है। इसमें अ, ये परमाणु क्या होता है, इन्होंने भी परमाणु परमाणु को कहा कि ये भी एक क्या होता है, अविभाज्य कण होता है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। इन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, तो शुरू में जो लिवाजी और प्रावोस्टी के द्वारा दिए गए थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और निश्चित अनुपात का नियम है, इन दोनों नियमों के आधार पर इन्होंने खोज की थी इसकी, इनका आधार माना गया था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि डाल्टन के द्वारा जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था, इसका आधार क्या था? इसका आधार था परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात के नियम। ठीक है, इसका आधार था। और इसकी भी, इन दोनों नियम की उन्होंने अच्छी तरह से व्याख्या की थी डील में, या होते क्या ये। अब देखो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, इसके बारे में उन्होंने मुख्य मुख्य 6 बातें बताई थी। कौन कौन सी है देखो इसमें। इन्होंने बताया था कि सभी द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं, परमाणुओं से निर्मित होते हैं और जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये 6 की 6 बातें अच्छी तरह से याद रखना। बन सकता है कि निम्न में से परमाणु सिद्धांत जो डाल्टन के द्वारा दिया गया था, उनमें से सत्य कथन कौन सा है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है। इस प्रकार बन सकता है आपके क्वेश्चन। देखो 6 की 6 बातें आप याद रखना। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु क्या, अविभाज्य सूक्ष्म कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही विनाश होता है। यानी कि ये नियम आ गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। दिए गए तत्व के, तत्व दे रखा है उसके सभी परमाणु का, एक तत्व है, कोई भी तत्व है, उसके बहुत सारे परमाणु होते हैं एक ही तत्व के। ठीक है, अलग अलग परमाणु है उसके, उनका अगर सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या हो गए, समान हो गया, अगर एक ही तत्व है। अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु ले लिए जाए तो उनका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और रासायनिक गुण धर्म क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर एक ही तत्व है, उनका जो परमाणु की व्याख्या करें तो उनका द्रव्यमान और रासायनिक संरचना उनकी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर अलग अलग परमाणु ले ले, तत्व ले ले, उनके परमाणु की व्याख्या करें तो उनका द्रव्यमान और रासायनिक संरचना क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। इस प्रकार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में क्यों कर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्याएं प्रकार के निश्चित होते हैं। वो यहाँ से आ गया सापेक्षता का नियम, निश्चित अनुपात का नियम यहाँ पर इन्होंने शामिल कर दिया कि किसी भी यौगिक है उसके अंदर जो परमाणु होते हैं और उनका सापेक्ष संख्या क्या होती है, प्रकार उनका निश्चित होती है। ठीक है, जैसे जल के अंदर आपने जाना था, जल के अंदर है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका अनुपात कितना होता है, 1 अनुपात कितना होता है, 8 निकल के आया था। ठीक है, ये द्रव्यमान, ये हो गया निश्चित अनुपात का नियम शामिल कर दिया, और द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम इन्होंने शामिल कर दिया था। ठीक है, ये मुख्य मुख्य 6 बातें हैं। आपको ये 6 की 6 बातें अच्छी तरह से याद रखना है इनको। फिर बात आती है मोल की। ठीक है, इसकी बात आती है मोल की, अणु।
देखो अणु क्या होता है? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, और जिन्हें सामान्य जो भौतिक क्रिया उनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। और किसी तत्व का यौगिक का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, अणु होगा। अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है, जैसे जल है। जल अगर समुद्र, जैसे समुद्र का बहुत सारा जल, अगर एक बाल्टी मान ले कि जल भरा हुआ है, अगर इसका एक अणु निकाल दिया जाए जल का, इस स्वतंत्र रूप से रह जाएगा। अब इसके जो गुण होंगे वो इसके पूरे के गुण होंगे। ये गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। इस प्रकार इसमें कहते हैं कि उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करेगा। जैसे ये यौगिक है, जल है, जल में मान लीजिए कि जल है, जल में नमक मिला दिया, यहाँ से जल के अंदर नमक मिला दिया, थोड़ा सा यहाँ पर बाहर निकाल लिया। ठीक है, जल को क्या कर दिया? बाहर निकाल लिया। अब इस जल में घुला ये क्या नमक है, इसके जो गुणधर्म है वही गुणधर्म किससे होंगे? बाल्टी में जो बिक्कर में या भरा हुआ नमक मिला हुआ जल है, इसके समान ही होंगे गुणधर्म। ठीक है। जैसे अणु की बात करें, जैसे अणु, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इसके अणु है। फॉस्फोरस है, ठीक है, ये क्या है? इसके अणु है। ठीक है। इसके अलावा NaCl है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, इस प्रकार के जो जल का अणु है, टोटल क्या हो जाएंगे? इसके अणु हो जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, और इसके जो यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक के जो भौतिक गुण होते हैं पूरे के पूरे, वो ही जो इसका अगर एक भाग निकाल दिया जाए, जैसे जल का मैंने बताया था, तो उसके भी यौगिक के जो गुण होंगे वो क्या होंगे? इसके समान रहेंगे। ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखना। इसमें H2 है, NaCl वगैरह है, ये क्या अणु होते हैं। अब देखो परमाणुकता क्या होती है। परमाणुकता, ये थोड़ा पढ़ लो आप परमाणुकता के बारे में। कोई भी कई बार दिया होता है कि ये एकल परमाणु का है, द्विपरमाणु का है, या त्रिपरमाणु का है, या चतुर्थ है, या बहुपरमाणु का है, इस प्रकार दिया होता है। देखो परमाणुकता उस संख्या को कहते हैं जो किसी अणु में उपयोग किए गए परमाणु की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसी अणु की संरचना में शामिल परमाणु की संख्या को बताती है। ठीक है, कोई भी परमाणु दिया जाए उसकी संख्या टोटल कितनी है वो बताएगा। परमाणुकता का निर्धारण यह बताता है कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। एक जो अणु दिया होता है उसमें परमाणु कितने होती है, यह संख्या बताएगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे अक्रिय गैस है, कौन सी है? हीलियम है, आर्गन है, ये क्या होती है? एकल परमाणु होती है, क्योंकि इनमें क्या है? एकल परमाणु है, क्योंकि एक परमाणु है। इनको क्या कह लिया? एकल परमाणु, क्योंकि इसमें परमाणु की मात्रा कितनी है? एक है। जैसे सोडियम है, धातु की बात करें तो सोडियम है। ठीक है, इसमें क्या एकल परमाणु का? आयरन है, इस प्रकार कॉपर है, इसमें क्या है? एक अणु होता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि इस तत्वों के अणु में केवल एक ही परमाणु होता है, उसको क्या कह दिया? एकल परमाणु कह दिया। अब द्विपरमाणु का क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन वगैरह हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये क्या है? द्विपरमाणु के अंदर आते हैं। नाइट्रोजन है, क्लोरीन गैस है, ये गैस वगैरह क्या आती है? स्वतंत्र रूप में जो पाई जाती है, तो क्लोरीन Cl2 के रूप में पाया जाता है, ये स्वतंत्र रूप में रहेगा। तो हीलियम Er के रूप में रहेगा, सोडियम Na के रूप में रहेगा, आयरन Fe के रूप में रह सकते हैं। ठीक है, कॉपर Cu के रूप में रह सकता है सीधा। परंतु ऑक्सीजन अगर स्वतंत्र रूप में रखा जाए तो O2 के रूप में रहेगी, N2 के रूप में रहेगी, और Cl2 के रूप में रहेगी। तो इसको क्या कह दिया? द्विपरमाणु कह दिया। इस प्रकार ओजोन हो गया, ओजोन को कैसे लिख दिया? 3 लिख दिया, ये त्रिपरमाणु हो गया। फॉस्फोरस को कैसे लिख दिया? P4 से। ठीक है, ये क्या आ गया? चतुर्थ परमाणु हो गया। इस प्रकार सल्फर होता है, सल्फर बहुपरमाणु होता है, याद रखना सल्फर के बारे में। इसको क्या लिखते हैं? S8 लिख दिया है, ये बहुपरमाणु होता है। इसका थोड़ा नॉर्मली आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर बनेगा तो पूछ सकता है कि निम्न में से बहुपरमाणु का है। बहुपरमाणु का है, हिंदी में लिखकर नाम दे देगा आपको। सल्फर है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है।
ओजोन है। तो S8 स्वतंत्र रूप से इसको छोड़ रखते हैं ना, S8 में लिखते हैं किसको, सल्फर को। फॉस्फोरस को P4 के में लिखा जाता है हमेशा। इसको ओजोन को O3 के रूप में, और ऑक्सीजन को O के रूप में नहीं लिखते सीधे, ठीक है, रासायनिक भाषा में O2 लगाते हैं। नाइट्रोजन को N3 लगाते हैं, क्लोरीन को Cl2 लगाते हैं, ठीक है। कॉपर को अपने Cu लिख सकते हैं, आयरन को Fe लिख सकते हैं, सोडियम को Na लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, एकल परमाणु का है, द्विपरमाणु का है, बहुपरमाणु का है, ठीक है, चतुर्थ परमाणु का है या तृतीय परमाणु का हो जाएंगे, ठीक है। आज का ये टॉपिक था, इसमें मोस्टली 4 या 5 प्रश्न बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट अपने जो पढ़ेंगे, ठीक है, परमाणु संरचना के बारे में या मोल संरचना होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद दोस्तों।